हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने मातन होम्योपैथी क्लिनिक में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। एंजाइटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चिंता होना। एंजाइटी आपकी मेंटल कंडीशंस को दिखाता है। थोड़ी बहुत एंजाइटी होना या थोड़ी बहुत चिंता होना यह सभी को होता है, बल्कि थोड़ी बहुत चिंता होना यह जरूरी भी है। जैसे यदि बच्चों को अपने एग्ज़ाम्स के प्रति एंजाइटी नहीं है, अपने एग्ज़ाम्स के प्रति कोई चिंता नहीं है, अपनी पढ़ाई को लेकर कोई चिंता नहीं है, किसी स्टूडेंट्स को अपने करियर को लेकर कोई भी चिंता नहीं है, तो वह लापरवाह हो सकता है। तो थोड़ी बहुत चिंता होना यह आपको अपने काम को करने के लिए फोकस प्रदान करता है। जब बच्चों को चिंता होती है कि उसके नंबर कम आ सकते हैं, उसका एग्ज़ाम्स अच्छे से नहीं जा सकता, यदि वह अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो वह अपनी पढ़ाई पे फोकस करेगा, यदि उसको इसके प्रति चिंता है। यदि कोई चिंता नहीं है तो वह लापरवाह हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई बिजनेसमैन है, उसे अपने बिजनेस के प्रति कोई चिंता है, या कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा, कैसे इसको बढ़ाना है, कैसे कंपटीशन पे आना है, आसपास को कैसे compete करना है, तो इस प्रकार की एंजाइटी, इस प्रकार की चिंता उसे अपने बिजनेस पर फोकस करने के लिए एक अनुमति देती है, जिसकी वजह से वह इस चिंता की वजह से अपने बिजनेस को वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से थोड़ी बहुत चिंता होना यह लाभदायक होती है। लेकिन जब यही एंजाइटी, यही चिंता हद से ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर इसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर के रूप में लेते हैं। यह 3 कारणों से बढ़ सकती है, कारण नहीं मतलब जब यह एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ जाता है तो इसमें क्या होता है कि आपका जो किसी काम के प्रति जो रिएक्शन होता है, जो किसी स्थिति के प्रति जो रिएक्शन होता है, वह ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है। जैसे यदि कोई महिला है, उसका हस्बैंड अपने ऑफिस गया है या उसके बच्चे स्कूल गए हैं और वह नॉर्मली अपना काम कर रही है डेली रूटीन का घर पे, तो अचानक फ़ोन की घंटी बजती है तो उसे इतनी दहशत हो जाती है, इतनी चिंता हो जाती है, बस उसके दिमाग में कई सारे विचार आ जाते हैं फ़ोन को उठाने तक कि कहीं मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं, कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है, या मेरे बच्चे स्कूल गए थे, कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया है, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इस दहशत और इस चिंता की वजह से उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो इस प्रकार की कंडीशन जो है, इस प्रकार के रिएक्शंस के ज़्यादा होने की वजह से इसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर में लेते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से कोई पेशेंट्स अपने काम को अच्छे से ठीक से नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी जो चिंता है अपने काम को, अपने बिजनेस के प्रति जो एंजाइटी है वह हद से ज़्यादा हो जाती है, जो उसके काम को डिस्टर्ब कर देती है। वह डर की वजह से, चिंता की वजह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका दिमाग कंसंट्रेट हो ही नहीं पाता। उसके दिमाग में हमेशा लगता रहता है फेलियर होने का डर हो सकता है, या कुछ गलत होने का डर हो सकता है। तो इस प्रकार से एंजाइटी, चिंता उसके काम को हैम्पर्ड कर सकती है। इसी प्रकार से कभी कभी चिंता की वजह से पेशेंट जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पाता है, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल, उसे पता है कि उसको बहुत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइटी हो गई है, लेकिन वह चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और इसकी जो एंजाइटी होती है, जो उसके अंदर की जो दहशत होती है, उसके फेस पे दिखाई देने लगती है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर होता किसको है, किसे हो सकता है। वैसे एंजाइटी डिसऑर्डर सभी को होता है, चाहे वो बच्चा हो, उनको भी एंजाइटी डिसऑर्डर की दिक्कत हो सकती है, चाहे वह जवान हो, वयस्क हो, उसको भी यह दिक्कत हो सकती है, युवा हो, उसे भी यह दिक्कत हो सकती है, या फिर वह चाहे बुजुर्ग हो, कोई बूढ़ा आदमी है तो उनको भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि एंजाइटी के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि यह एक सामान्य चिंता है, यह जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, यह एक ज़रूरत से ज़्यादा पेशेंट जो है अपने रिएक्शन दे रहा है, या उसको चिंता वाली, मतलब इलाज वाली चिंता हो गई है, जिसके लिए इलाज की ज़रूरत है। तो जैसे इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे पेशेंट को अचानक से घबराहट होने लगेगी, बहुत ज़्यादा डर लगने लगेगा, बेचैनी महसूस होने लगेगी, वह एक जगह पे
टिक नहीं पाएगा। इसके अलावा उसका बिहेव जो है चिड़चिड़ापन हो जाता है, हर समय वह टेंशन में रहेगा, हमेशा नेगेटिव चीज़ें सोचता रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरे हस्बैंड बाहर गए उनके साथ में कोई दुर्घटना ना हो जाए, या कहीं आने वाले समय में कुछ हमारे साथ में गलत ना हो जाए। इस प्रकार की टेंशन, इस प्रकार की चिंताएं उसके दिमाग में चलते रहती हैं और उससे वह बहुत लंबे समय तक परेशान रह सकता है। बहुत ज़्यादा चिंता होने की वजह से पैल्पिटेशंस की दिक्कत होने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और कभी कभी पेशेंट को अपनी दिल की धड़कन अपने आप से सुनाई भी देती है। सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा चिंता है, एंजाइटी डिसऑर्डर का अटैक उसे आ रहा है, तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है ऐसे करके, तो उसमें एक सोविंग इसको हम बोलते हैं, तो इस प्रकार की उसे दिक्कतें हो सकती हैं। चिंता के साथ साथ में मांसपेशियों में तनाव हो सकता है, अकड़न जकड़न उसे महसूस हो सकती है। चिंता के साथ साथ में पसीना आ सकता है, दिल की धड़कन बढ़ने के साथ साथ में उसके चेहरे से पसीना आ सकता है, विशेषकर हथेलियों से और पैरों से उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ सकते हैं एंजाइटी के समय में, एंजाइटी डिसऑर्डर के समय में। हाथ पैरों में झुंझुनाहट जैसी होने लगती है, सुन्नपन जैसे उसके हाथ होने लगते हैं और मुंह सूखने लगता है, जी मिचलाने लगता है, उल्टी आने को मन करता है और कपकपी भी उसको लगने लगती है। उसको ऐसा लगेगा कि इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है और चिंता की वजह से हाथ पैरों में थरथराहट जैसी उसे महसूस होने लगती है और इस चिंता की वजह से वह अनिद्रा का शिकार भी हो सकता है, उसे नींद नहीं आती है। तो ये सारे लक्षण हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के। यदि ज़रूरत से ज़्यादा चिंता हो जाए तो इस प्रकार के लक्षण उसमें आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर के कारण क्या हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमारा जो मानसिक समस्याएं जो होती हैं वह इतनी ज़्यादा विशाल हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी हैं और हमारे दिमाग के अंदर इतने सारे केमिकल रिएक्शंस, इतने ज़्यादा चीज़ें चलते रहती हैं कि इसका एग्जैक्ट कारण क्या है एंजाइटी डिसऑर्डर का, वह समझ में नहीं आता है और अभी भी इस पर रिसर्च चल ही रही है। लेकिन कुछ हमारा मानना है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंजाइटी का कारण बन सकती हैं। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर कई प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स और कई प्रकार के ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे मूड को बनाते हैं। जब हम हंसते हैं तो इस प्रकार, तो उसके लिए अलग प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब हम दुखी होते हैं, तनाव में होते हैं, तो उस चीज़ के लिए अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अलग प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वह काम करते हैं। जैसे सेरोटोनिन हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स और डोपामाइन हार्मोन्स। उसके अलावा गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड नाम के ये जो हार्मोन्स होते हैं, इनके डिसबैलेंस की वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अटैक आते हैं। इसके अलावा अन्य कारणों में जेनेटिक कॉजेज भी हो सकते हैं। यदि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी या आपकी भाई बहनों में एंजाइटी डिसऑर्डर है तो बहुत संभव है कि यह आने वाली पीढ़ियों में भी यह हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे किसी की लाइफ में पहले कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से उसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि यदि कोई माँ है, उसके बच्चे की तबीयत कभी 8-10 साल पहले कभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई हो, उसे हॉस्पिटल्स में ले जाया गया हो, बड़ी मुश्किल से उसे बचाया गया हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि माँ के अंदर में या उसके पिता के अंदर में, किसी के भी अंदर में जो थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर में उस बच्चे को लेकर हद से ज़्यादा एक अलर्टनेस आ जाती है, हद से ज़्यादा वो उनकी चिंता करने लगते हैं, जो कि उसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर को जन्म दे देती है। तो इस प्रकार की जो इन्वायरमेंटल परिस्थितियाँ होती हैं, तो वह भी एंजाइटी डिसऑर्डर को देने का कारण बन सकती हैं। कुछ बीमारियां जैसे हार्मोनल रिलेटेड, जैसे थायराइड हार्मोन्स, हाइपरथायरॉयडिज्म की दिक्कत हो, पीसीओडी की दिक्कत हो, मेंसेस ठीक से नहीं आ रहा हो, पीरियड्स की जो साइकिल होती है वह अनियमित हो गई हो, या फिर मेनोपॉज सिंड्रोम जो है, इसकी वजह से भी एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंताएं होना ये हो जाती हैं, दिक्कतें इनकी वजह से हो जाती हैं। जब इन बीमारियों को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो इसके साथ साथ में एंजाइटी डिसऑर्डर भी ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बताइए, कोई ऐसी जांच बताइए जिससे हमें हमारी एंजाइटी का पता चले। तो फ्रेंड्स, इसकी कोई ऐसी जांच नहीं होती है जिससे हम पता लगा सकें, या कोई ब्लड टेस्ट हम करवाएं जिसमें कुछ अनियमितता आ जाए एंजाइटी की वजह से, या हम सीटी स्कैन, एमआरआई करा लें जिससे कुछ पता चले कि क्या चल रहा है दिमाग के अंदर। तो ऐसा कुछ जांचें नहीं होती जिससे हमको पता चले कि हमें एंजाइटी हो गई है या ये पेशेंट एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है।
तो इसे हम क्लिनिकल अपीयरेंस से या पेशेंट्स के बिहेव से, पेशेंट्स के रिलेटिव्स जो होते हैं वो इसके स्वभाव के बारे में जो बताते हैं उसी से पता चलता है कि पेशेंट जो है एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। अब हम बात करेंगे इसके इलाज की। तो होम्योपैथी में वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। उदाहरण के लिए मैं कुछ मेडिसिन्स बताता हूँ, जैसे एकोनाइट मेडिसिन आती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को यदि अचानक से डर लग रहा है, रात के समय में अचानक से उठ जाए और उसे दहशत की वजह से पूरा पसीना पसीना हो जाए और उसको फियर ऑफ डेथ, मरने का डर लगने लगे, तो इस प्रकार के एंजाइटी डिसऑर्डर में एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। अर्जेंटम नाइटिकम, जैसे बच्चे होते हैं उनको एग्जाम्स का फोबिया हो जाता है, या फिर जब उनके ओरल टेस्ट होने वाले होते हैं, उनके वाइवा होने लगते हैं, या प्रैक्टिकल होने वाले होते हैं, या फिर एग्जाम्स की जैसे से डेट नज़दीक आने लगती है वैसे वैसे उनका मूड चेंज होने लगता है, चिड़चिड़े होने लगते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर का अटैक आने लगता है। किसी किसी को पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, किसी का जी मिचलाने लगता है इस एग्जाम्स फोबिया की वजह से, तो वहाँ पे अर्जेंटम नाइटिकम बहुत अच्छा काम करती है। यह बच्चों के लिए ही नहीं, मतलब एंटीसिपेटरी एंजाइटी इसको हम बोलते हैं कि हम किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं और उस काम को करने से पहले उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होने लग जाए, तो इस प्रकार के सिम्टम्स में अर्जेंटम नाइटिकम है। इसी प्रकार से एक मेडिसिन और आती है जैल्सीमियम, उसमें भी इसी प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इन सिम्टम्स के साथ साथ में उनको डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस की दिक्कत होने लगती है, मतलब आलस्यपन बहुत ज़्यादा आएगा, नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, सर में भारीपन होने लगता है, आंखों में भारीपन आ जाता है सर दर्द के साथ साथ में। तो इस प्रकार की चीज़ों में जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। इसी प्रकार से कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अगर उनकी लाइफ में पहले कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कोई ऐसा सदमा हो गया हो, या फिर किसी से ब्रेकअप हो गया हो, या कोई उसका क्लोज रिलेटिव्स, किसी के फादर की डेथ होगी जिससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड वो हो, तो उसके बाद में यदि उसका एंजाइटी डिसऑर्डर आ गए हैं, या कोई मन में बहुत ज़्यादा डीप ग्रीफ चल रहा हो, कोई दुख है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से लगातार परेशान होते जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशंस में इग्नेसिया बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इलाज में हम कुछ घरेलू उपाय के से भी हम बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर का, जिसमें प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम विशेषकर जो है, और कपालभाति है, सूर्य नमस्कार है। तो इस प्रकार के आसन और प्राणायाम करके हम अपने एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में कि किस प्रकार से यह होती है और किस प्रकार से इसका इलाज किया जाता है। होम्योपैथी में इसका इलाज कितनी अच्छी तरह से यह हो सकता है, यह आपने देखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ में, फिर किसी नए दिन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।